Hello students, welcome to our current affairs session. In today's lecture, we will discuss some important current affairs of 19 June 2024. आज की करंट अफेयर्स की क्लास में हम 19 जून 2024 के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हो सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज की क्लास में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल न्यूज। तो कुछ अंतर्राष्ट्रीय समाचार देखेंगे जो इंटरनेशनल लेवल पर बन रहे हैं। कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से कोई इंपॉर्टेंट न्यूज आ रही है या कोई इंटरनेशनल लेवल पर अपॉइंटमेंट हुआ है, किसी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट का अपॉइंटमेंट हुआ है, तो उससे रिलेटेड जितनी भी न्यूज है हम अंतर्राष्ट्रीय समाचार में कवर करेंगे। उसके बाद हम भारत सरकार की, केंद्र सरकार की कुछ स्कीम्स देखेंगे, उनकी योजनाएं देखेंगे। कोई एमओयू साइन हुआ है, कोई एग्रीमेंट साइन हुआ है केंद्र सरकार का, कोई अपॉइंटमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, कैबिनेट अप्रूवल है, तो उससे रिलेटेड जितनी भी न्यूज है हम नेशनल न्यूज में कवर करेंगे। नेक्स्ट थर्ड कैटेगरी में हम कवर करेंगे राज्य समाचार, कुछ स्टेट न्यूज जो स्टेट गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स एंड स्कीम्स है उससे रिलेटेड कुछ न्यूज। कुछ बैंक और वित्तीय समाचार डिस्कस करेंगे। देखो, बैंकिंग और फाइनेंशियल न्यूज काफी इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम्स के लिए, तो बैंकिंग से रिलेटेड भी काफी न्यूज पूछ ली जाती है। कोई आरबीआई से कुछ इंपॉर्टेंट बन रहा है, किसी बैंक ने बैंक इंश्योरेंस पार्टनरशिप की है किसी एनबीएफसी के साथ, तो वो भी हम किस में कवर करेंगे, बैंकिंग और फाइनेंस में। देन वी विल डिस्कस सम इंपॉर्टेंट डिफेंस न्यूज, तो कुछ रक्षा समाचार हैं जो हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम साइंस और टेक्नोलॉजी से विज्ञान और प्रौद्योगिकी समाचार डिस्कस करेंगे। कुछ स्पोर्ट्स न्यूज, खेल समाचार, इंपॉर्टेंट डे न्यूज, रिसेंटली अगर कोई अपॉइंटमेंट हुआ है या रेजिग्नेशन हुआ है उससे रिलेटेड अगर कोई न्यूज बन रही है। सबमिट एंड कॉन्फ्रेंसेस, सम्मेलन और शिखर सम्मेलन से रिलेटेड अवार्ड्स एंड रिकग्निशन, पुरस्कार और मान्यता समाचार। और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास का सारांश, समरी क्या है आज की क्लास की, क्या क्या इंपॉर्टेंट हमने डिस्कस किया है इस क्लास में, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज डिस्कस की है। क्लियर? तो ये हमारे टॉपिक्स रहने वाले हैं। सारे ही टॉपिक्स काफी इंपॉर्टेंट है अगर मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो। So the image used in our slide deck are for educational purpose only. We respect the intellectual property right of the original creator and owner of these images. If you are the owner of any of the image used in this deck and have any concern or issue, please contact us at sathi@iitk.ac.in and we shall remove the images. हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षणिक उद्देश्य के लिए हैं। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों के बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के मालिक हैं और आपको कोई चिंता या समस्या है तो कृपया sathi@iitk.ac.in पर हमसे संपर्क करें, हम छवियों को हटा देंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट इंटरनेशनल न्यूज। ओके, सो अभी स्विस कॉन्फ्रेंस कंडक्ट की गई थी स्विट्जरलैंड में, तो अभी भारत ने वहां पर क्या किया है, जो यूक्रेन ने डिक्लेरेशन किया है उस पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया है। तो काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है। सबसे पहले तो आपको ये सम्मेलन पता होना चाहिए, स्विस सम्मेलन। भारत ने स्विट्जरलैंड द्वारा आयोजित यूक्रेन में शांति पर शिखर सम्मेलन में अंतिम विज्ञप्ति पर हस्ताक्षर नहीं करने का निर्णय लिया है। देखो क्या है, तो कुछ डिप्लोमेटिक रिलेशंस है इंडिया और रशिया की, और रशिया और यूक्रेन का भी वॉर चल रहा है। तो कुछ बेसिकली रीजंस की वजह से भारत ने क्या किया है, अभी यूक्रेन ने जो घोषणा की है, जो घोषणा पत्र किया, उसमें फाइनली साइन करने से मना कर दिया। और ये डिक्लेरेशन कहाँ पे हुआ था, स्विस कॉन्फ्रेंस में हुआ था जो स्विट्जरलैंड में कंडक्ट की गई थी। यह निर्णय भारत ने अपने प्रमुख रक्षा आपूर्तिकर्ता रूस के साथ रणनीतिक संबंधों से प्रभावित होकर किया है। मॉस्को की अनुपस्थिति शिखर सम्मेलन से भारत के निर्णय में एक महत्वपूर्ण कारक थी। यह भारत मानता है कि यूक्रेन से संबंधित किसी भी स्थायी शांति समझौते के लिए रूस की भागीदारी भी महत्वपूर्ण है। क्लियर? नेक्स्ट इज नेशनल न्यूज। तो DHIS पोर्टल विच इज डिजिटल हेल्थ इंसेंटिव स्कीम। सो अभी क्या किया है, केंद्र ने मरीजों के स्वास्थ्य रिकॉर्ड को डिजिटलाइज करने के लिए DHIS स्कीम को 1 साल के लिए और बढ़ा दिया है। तो पहले तो आपको स्कीम पता होनी चाहिए, डिजिटल हेल्थ इनिशिएटिव स्कीम, जिसमें जो मरीज होते हैं उनका जो हेल्थ रिकॉर्ड है, जो पेशेंट्स होते हैं उनके हेल्थ रिकॉर्ड को क्या किया जाता है, डिजिटलाइज किया जाता है। तो अभी भारत सरकार ने इसे कब तक के लिए बढ़ा दिया है, 30 जून 2025 तक बढ़ा दिया है। इसका उद्देश्य मरीज के स्वास्थ्य रिकॉर्ड को डिजिटलाइज करना है और उन्हें आयुष्मान भारत डिजिटल स्वास्थ्य खाता के साथ एकीकृत करना है। अस्पतालों को स्वास्थ्य रिकॉर्ड को डिजिटलाइज करने और उन्हें आभा आईडी से जोड़ने के लिए प्रति मरीज 20 रुपए मिलते हैं, जिससे सरकारी और निजी दोनों अस्पताल प्रोत्साहन के लिए पात्र है।
राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा जारी दिशा निर्देशों के साथ डिजिटल स्वास्थ्य सेवा बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए निधि उपयोग पर रिपोर्ट करनी होगी। देश भर में 633 मिलियन से अधिक आभा आईडी बनाई गई हैं। व्हाट इज आभा? अगर मैं आभा की बात करूं तो आयुष्मान भारत डिजिटल बेसिकली हेल्थ अकाउंट। 4005 स्वास्थ्य सुविधाएं इन योजनाओं के लिए पंजीकृत है और अस्पतालों को प्रभावी उपयोग के लिए 34 करोड़ रुपए वितरित किए गए हैं। क्लियर? नेक्स्ट स्टेट गवर्नमेंट से न्यूज है। तो असम जो सचिवालय है वो भारत का पहला पर्यावरण अनुकूल राज्य सरकार मुख्यालय बना है। तो असम सचिवालय जनता भवन जो कहां पर लोकेटेड है? दिसपुर गुवाहाटी में लोकेटेड है। असम के परिसर में 2.5 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना के उद्घाटन के साथ भारत का पहला हरित राज्य सरकार मुख्यालय असम बन गया है। तो ये पहला भारत सरकार का मुख्यालय है जो क्या है, पूरी तरह से इको फ्रेंडली है। सचिवालय परिसर अब केवल 12.5 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित सौर ऊर्जा पर चलेगा। यह ग्रिड से जुड़ा रूफ टॉप सोलर पावर प्लांट हर महीने बिजली के बिल में 30 लाख रुपए की भी बचत करेगा। जुलाई 2024 से आधिकारिक आवासों में रहने वाले मंत्री और अधिकारी अपनी बिजली के बिल का भुगतान करेंगे, जिससे 75 साल पुरानी प्रथा भी समाप्त हो जाएगी। क्लियर? नेक्स्ट स्टेट न्यूज है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया है। तो नालंदा यूनिवर्सिटी हम सबको पता है, नालंदा यूनिवर्सिटी को गुप्ता एम्पायर के टाइम पे कुमार गुप्त ने स्टैब्लिश किया था, जो उस टाइम पे बहुत बड़ा एक शिक्षा का केंद्र हुआ करता था। आगे चल के जैसे जैसे सल्तनत स्टैब्लिश हुई भारत में, तो दिल्ली सल्तनत के टाइम पे बख्तियार खिलजी ने नालंदा यूनिवर्सिटी को जला दिया था। अलग अलग इतिहासकार अलग अलग थ्योरी देते हैं। तो अभी बिहार सरकार की बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट की मदद के साथ बिहार सरकार ने नालंदा विश्वविद्यालय का पुनः गठन किया है। दोबारा से इसे जो खंडित था उसी के पास में एक और क्या बनाया गया है, विश्वविद्यालय बनाया गया है, जिसको अभी 19 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसका उद्घाटन किया है। क्लियर? उन्होंने संस्थान द्वारा दर्शाए गए ज्ञान की स्थायी प्रकृति पर भी जोर दिया। नेक्स्ट है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज। तो आईएफसी विच इज इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, आईएफसी बुक फील्ड के 550 मेगावाट सौर परियोजना के लिए बीकानेर राजस्थान में 105 मिलियन अमेरिकी डॉलर का वित्त पोषण करेगा। सो बेसिकली सबसे पहले तो हमें आईएफसी समझ आना चाहिए। हमने वर्ल्ड बैंक पता है, आईएमएफ पता है, हम लगातार पढ़ते आ रहे हैं। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ देश में वित्तीय फाइनेंशियल इंक्लूजन को फुलफिल करने के लिए काम करते हैं। तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, ये जो आईएफसी है, ये वर्ल्ड बैंक का ही एक पार्ट है। वी कैन से दिस इज द प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक का ही एक ऑर्गन है, वर्ल्ड बैंक का ही एक अंग है, जिसका मेजर काम है फॉर प्रॉफिट के लिए। तो ये मिडिल इनकम ग्रुप और पुअर इनकम ग्रुप कंट्रीज की प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को क्या प्रोवाइड करता है? लोन प्रोवाइड करता है हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। तो ये ओनली ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड बैंक की जो फॉर प्रॉफिट के लिए काम करती है। देखो, वर्ल्ड बैंक की मेजरली 5 ऑर्गेनाइजेशन है। वन ऑफ द ओरिजिनल, अगर मैं ब्रांच की बात करूं तो वो है आईबीआरडी, देन आईडीए, आईएफसी, मीगा और आईसीएसआईडी, जिसमें से आईएफसी काम करता है प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को ऋण प्रोवाइड करने के लिए या लोन प्रोवाइड करने के लिए। तो अभी आईएफसी ने क्या किया है, ब्रूकफील्ड एसेट्स मैनेजमेंट लिमिटेड द्वारा बीकानेर राजस्थान में जो 550 मेगावाट की पीक पावर सोलर प्रोजेक्ट लगाया जाएगा, उसके लिए 105 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण प्राप्त दिया है बेसिकली। क्लियर? ये प्रतिबद्धता दी है। नेक्स्ट, यह एशिया और प्रशांत क्षेत्र में आईएफसी का पहला निवेश है, जिसमें एक हाइब्रिड ऑफ टैक्स संरचना का उपयोग किया जाएगा, जो कॉर्पोरेट पावर परचेस एग्रीमेंट और व्यापारी बाजारों के तहत वाणिज्य और औद्योगिक उपभोक्ताओं को सौर ऊर्जा बेचता है। ब्रूकफील्ड भारत भर में C&I उपभोक्ताओं को प्रतिस्पर्धी दरों पर सौर ऊर्जा प्रदान करेगा, जिससे भारत के डीकार्बोनाइजेशन लक्ष्यों में महत्वपूर्ण योगदान मिलेगा। यह परियोजना प्रतिवर्ष 8,04,408 टन कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन गैस को उत्सर्जन को कम करने की उम्मीद करती है, जो सड़कों से 1,73,680 से अधिक कारों को हटाने के बराबर है। क्लियर? नेक्स्ट इज ऑल्सो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज। तो पूर्वांचल कोऑपरेटिव बैंक था, जो गाजीपुर उत्तर प्रदेश में स्टैब्लिश था।
तो कुछ केवाईसी नियमों के कारण और कुछ क्रेडिट बेसिकली रीजन की वजह से अभी आरबीआई ने क्या कर दिया है, पूर्वांचल कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। सबसे पहले तो आरबीआई के पास ये पावर कहाँ से आई? तो बैंकिंग रेगुलेटिंग एक्ट 1949 आरबीआई को पावर देता है कि अगर आरबीआई को लगता है कि किसी भी बैंक की फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है, वो स्टेबल नहीं है, तो आरबीआई उसका लाइसेंस भी कैंसिल कर सकता है और किसी को लाइसेंस प्रोवाइड भी कर सकता है। तो अभी आरबीआई ने कुछ कारणों की वजह से आय में संभावनाओं की कमी होने की वजह से पूर्वांचल कोऑपरेटिव बैंक गाजीपुर उत्तर प्रदेश का लाइसेंस रद्द कर दिया है। लिक्विडेशन पर प्रत्येक जमाकर्ता को डिपॉजिट इंश्योरेंस और क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन से अपनी जमा राशि पर 5 लाख रुपए तक की जीवन बीमा द्वारा राशि प्राप्त करने का अधिकार होगा। अब ये पॉइंट क्या है, डीआईसीजीसी? देखो, डिजिटल इंश्योरेंस एंड कॉर्पोरेट गारंटी क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, ये आरबीआई की ही एक सब्सिडरी है। जब हम किसी भी बैंक में खाता खुलवाते हैं तो हम डीआईसीजीसी क्या हो जाते हैं, सिक्योर हो जाते हैं। मतलब फ्यूचर में अगर वो बैंक डूबता है और मेरे उसमें पैसे पड़े हुए हैं तो मुझे डीआईसीजीसी की तरफ से मैक्सिमम 5 लाख रुपए का बीमा मिलेगा। मतलब मुझे मैक्सिमम 5 लाख रुपए रिटर्न होंगे। मैं एसबीआई में खुलवा रहा हूँ, मैं पीएनबी में, मैं किसी भी बैंक में खुलवा रहा हूँ, अगर वो डीआईसीजी से बेसिकली मैं क्या हो जाऊंगा, सिक्योर हो जाऊंगा। तो अभी जिन लोगों ने पैसे जमा कर रखे थे पूर्वांचल कोऑपरेटिव बैंक में, उन्हें 5 लाख रुपए तक की जमा राशि दी जाएगी, बेसिकली जमा राशि का। नेक्स्ट, बैंकिंग एंड फाइनेंस से ही न्यूज है। अभी जो फिच रेटिंग है उसने 2025 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 7.2% की है। तो इससे पहले भी इसने 20 पॉइंट्स के बेसिस पे जीडीपी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन ग्रोथ भारत की प्रेडिक्ट की थी, जो 7% की थी। तो 7 से 7.2% के बीच में रहने का अनुमान लगाया अकॉर्डिंग टू फिच रेटिंग। क्लियर? यह प्रक्षेपण उपभोक्ता खर्च में सुधार और बढ़ते निवेशों द्वारा प्रेरित है। फाइनेंशियल ईयर 26-27 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट क्रमशः 6.5% और 6.2% पर अपरिवर्तित बनी हुई है। 2024 में वैश्विक विकास पूर्वानुमान को 2.4 से बढ़ाकर 2.6 कर दिया गया है, जो यूरोप की आर्थिक पुनः प्राप्ति में बढ़ते विश्वास और उभरते बाजारों में मजबूत घरेलू मांगों द्वारा समर्थित है। क्लियर? फिश ने यह भी अनुमान लगाया कि जो 2025 के अंत तक है, भारत का जो मुद्रास्फीति है, जो भारत का इन्फ्लेशन रेट है, वो घटकर कितना हो जाएगा, 4.5% हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट, बैंकिंग एंड फाइनेंस से अपॉइंटमेंट की न्यूज है। तो धनलक्ष्मी बैंक, बेसिकली अभी धनलक्ष्मी बैंक के एमडी सीईओ अपॉइंट किए गए हैं अजीत कुमार केके को। तो अजीत कुमार केके को धनलक्ष्मी बैंक का प्रबंधन निर्देशक और सीईओ नियुक्त किया गया है, जिनका कार्यकाल 20 जून से शुरू होगा और कब तक चलेगा, 3 साल तक चलेगा, यानी 2027 तक चलेगा। अजीत कुमार केके के पास फेडरल बैंक में प्रमुख बैंकिंग क्षेत्र को कवर करते हुए लगभग 36 साल का अनुभव है। तो इससे पहले फेडरल बैंक में थे। वे वर्तमान में फेडरल बैंक में मुख्य मानव संसाधन अधिकारी और अध्यक्ष के पद पर है। क्लियर? नेक्स्ट, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेम अभी न्यूज हमने पढ़ी है कि जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है, जो वर्ल्ड बैंक का एक अंग है, वो ब्रूकफील्ड को फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा फॉर सोलर प्लांट इन बीकानेर। तो अभी हमने ये न्यूज सेम पढ़ी है। आगे चलते हैं। आगे डिफेंस से न्यूज है। अभी जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड है, उसने रिसीव किया है रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस फॉर 156 लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर वर्थ 45,000 करोड़। तो हिल को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से 156 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स के लिए 45,000 करोड़ रुपए का आरपीएफ रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल प्राप्त हुआ है। तो मतलब ये क्या करेगी, अब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को हेलीकॉप्टर बना के देगी। तो भारत के प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड 2015 के विनियम 30 के तहत आरएफपी जारी किया गया था। 156 एलसीएच में से 90 भारतीय सेना के लिए और 66 भारतीय वायुसेना के लिए निर्धारित किए गए हैं। तो ये जो 156 आएंगे, इसमें से 90 किसको जाएंगे, इंडियन आर्मी को जाएंगे, और रेस्ट किसको जाएंगे, इंडियन नेवी को जाएंगे। एलसीएच प्रेजेंट, जिसे एचएएल ने फ्रांसीसी इंजन निर्माता सफ्रान के सहयोग से डिजाइन और निर्मित किया है, पहला स्वदेशी मल्टी रोल कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर है, जिसमें ग्लास कॉकपिट, कंपोजिट एयरफ्रेम संरचना और सियाचिन ग्लेशियर और पूर्वी लद्दाख जैसे उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में
संचालन करने की क्षमता जैसी उन्नत विशेषताएं भी हैं। तो ये एग्रीमेंट याद रखना है, हेल और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के बीच में हुआ है। किस चीज के लिए हुआ है? 156 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर के लिए हुआ है। और कितने करोड़ में हुआ है ये? 45,000 करोड़ रुपए में ये डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया गया है। क्लियर? नेक्स्ट इज ऑल्सो अ डिफेंस न्यूज। तो यूक्रेन ने मानव रहित प्रणाली बलों की शुरुआत की। ड्रोन प्रणाली के लिए दुनिया की पहली स्वतंत्र सैन्य शाखा भी स्टैब्लिश की है। तो अभी यूक्रेन की सशस्त्र सेनाओं ने आधिकारिक रूप से मानव रहित प्रणाली बल विच इज अनमेन्ड सिस्टम फोर्सेस नोन एज यूएफसी का शुभारंभ किया है। बेसिकली जो मानव रहित प्रणाली की इकाइयों का समर्थन करता है, विकास करने के उद्देश्य से एक नया स्वतंत्र सैन्य शाखा भी है। यूक्रेन ड्रोन प्रणाली के लिए समर्पित एक सैन्य शाखा स्थापित करने वाला दुनिया का पहला देश बना है। तो ये पहला देश है जो अनमेन्ड सिस्टम फोर्सेस एस्टेब्लिश करेगा। यूक्रेन की सशस्त्र सेनाओं के पूर्व उप कमांडर इन चीफ कर्नल वादिम सुखारवेस्की को यूएसएफ के पहले कमांडर के रूप में नियुक्त किया गया है। शाखा को इकाइयों को ड्रोन, उनके समर्थन, विशेषज्ञों की भर्ती और प्रशिक्षण और मानव रहित प्रणाली से संबंधित सैन्य अभ्यासों की योजना बनाने का कार्य भी सौंपा जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट इज ऑल्सो साइंस एंड टेक्नोलॉजी न्यूज। तो मानव रचना यूनिवर्सिटी ने इंस्टॉल किया है जीएनएस रिसीवर इन पार्टनरशिप विद इसरो। तो मानव रचना ने किसके साथ पार्टनरशिप की है? इसरो के साथ पार्टनरशिप की है। और ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम क्या किया है? बेसिकली सेटअप किया है या इंस्टॉल किया है। और ये दिल्ली एनसीआर की पहली ऐसी यूनिवर्सिटी बन गई है जिसने ग्लोबल नेविगेटर सिस्टम रिसीवर एस्टेब्लिश किया है। तो किसकी मदद से किया है ये? इसरो की मदद से किया है। सो एमआरयू में जीएनएस रिसीवर की स्थापना विभिन्न वायुमंडलीय और अंतरिक्ष मापदंडों के बीच बहु पैरामिलिट्रिक डेटा संग्रह को सक्षम बनाती है, जिससे वायुमंडलीय विज्ञान और संबंधित क्षेत्र में अनुसंधान क्षमताओं में महत्वपूर्ण वृद्धि होती है। सेटअप में एक जीएनएस रिसीवर, एंटीना, 30 मीटर रेडियो फ्रीक्वेंसी केबल, लैपटॉप और लोहे का मस्तूल शामिल है। यह जीएनआरएसएस रिसीव एनएआरएल उत्तर दक्षिणी रिसीवर श्रृंखला में एकीकृत है, जो मौसम, जलवायु, अंतरिक्ष मौसम और ग्रहों के आयन मंडल पर महत्वपूर्ण अध्ययन में योगदान देगा। क्लियर? तो एमआरयू ने इसरो के साथ साझेदारी में जीएनएसएस रिसीवर स्थापित किया। नेक्स्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी से न्यूज। अभी हमने डिफेंस की कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज देखी है। तो दिल्ली हवाई अड्डे ने चेक इन सामान के लिए भारत की पहली स्वयं सेवा प्रणाली स्टार्ट की है। तो पहला एयरपोर्ट बन गया है दिल्ली हवाई अड्डा, जहां पर आप सेल्फ सर्विस मैकेनिज्म का इस्तेमाल करेंगे फॉर चेक इन लगेज, अपने लगेज को चेक कराने के लिए। क्लियर? यह प्रणाली यात्रियों को सामान छोड़ने, टैग लेने और बोर्डिंग पास प्रिंट करने की भी अनुमति देती है। टर्मिनल 1 और टर्मिनल 3 पर लगभग 50 सेल्फ सर्विस बैग ड्रॉप इकाइयां स्थापित की गई हैं। सेवा एयर इंडिया, इंडिगो और एयर इंडिया एक्सप्रेस के यात्रियों के लिए उपलब्ध रहेगी। नेक्स्ट इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी न्यूज। तो ध्रुव स्पेस के थाईबोल्ट उपग्रह ने 15,000 परिक्रमाएं पूरी की हैं। तो ध्रुव स्पेस जो हैदराबाद स्थित एक स्टार्टअप है, उसने थाईबोल्ट फर्स्ट और 2 उपग्रहों के साथ अपना पहला मिशन पूरा किया है बेसिकली। तो उपग्रह ने पृथ्वी के चारों ओर 15,000 परिक्रमाएं पूरे करने के बाद सफलतापूर्वक डी ऑर्बिट कर लिया है। वे नवंबर 2022 में इसरो के पीएसएलवी C-54 पर सवार होकर लॉन्च किए गए थे। यह उपलब्धि ध्रुव स्पेस के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर भी साबित होती है। तो याद रखना, ध्रुव स्पेस जो हैदराबाद बेस्ड स्टार्टअप है, उसने थाईबोल्ट फर्स्ट और 2 लॉन्च किए थे विद द हेल्प ऑफ इसरो। लॉन्चिंग व्हीकल क्या था? पीएसएलवी C-54। तो अभी ये क्या थे? अर्थ ऑब्जर्वेटरी थी। तो इन्होंने अर्थ के 15,000 परिक्रमाएं पूरी कर ली हैं और अभी ये क्या हो गए हैं? डी ऑर्बिट कर दिए गए हैं। नेक्स्ट है स्पोर्ट्स न्यूज। सो अभी हम सबको पता है पेरूगिया में एटीपी चैलेंज चल रहा है 125। तो वहीं पर जो सुमित नागपाल है, उन्होंने एटीपी चैलेंजर 125 पेरूगिया में उप विजेता यानी वो सेकेंड पोजीशन पर रहे हैं। तो भारतीय टेनिस खिलाड़ी हैं सुमित नागल, इटली के पेरूजिया में आयोजित बेसिकली जो इंटरजॉनियल दी टेनिस चिता दी पेरूजिया 2024, जिसे एटीपी चैलेंजर 125 के नाम से जाना जाता है, उसमें ये पुरुष एकल में उप विजेता रहे। इटली के नुसाइयो ने फाइनल में सुमित नागपाल को हराया। तो टॉप किसने किया है या फर्स्ट पोजीशन पर को रहा है? इटली के लुसायो। इस जीत के साथ 26 वर्षीय सुमित नागल ने अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ एटीपी सिंगल रैंकिंग 71 हासिल की है, जिसे उन्होंने 777 एटीपी अंक सुरक्षित किए।
क्लियर। सुमित नागल 2024 पेरिस ओलंपिक में पुरुष एकल स्पर्धा में भाग लेने वाले एकमात्र भारतीय होंगे और जुलाई 2024 में 2024 विंबलडन के मुख्य ड्रॉ प्रतिस्पर्धा करने के लिए तैयार है। तो सुमित नागल याद रखना है। ओके, नेक्स्ट स्पोर्ट्स से न्यूज है तो विराट कोहली से है। विराट कोहली अभी भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी ब्रांड बन गए हैं। तो क्रोल ने एक बेसिकली जारी की है सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2023, जिसके अनुसार विराट कोहली की जो ब्रांड वैल्यू है वो 227.9 मिलियन है। यह उनके ब्रांड मूल्य 176.9 मिलियन से 2022 में 30% की वृद्धि दर्शाता है। कोहली की ब्रांड वैल्यू उनके महत्वपूर्ण प्रभाव और विपणन क्षमताओं को भी दर्शाती है। तो याद रखना है, विराट कोहली ने भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी ब्रांड के रूप में शीर्ष स्थान हासिल किया है। नेक्स्ट इज ऑल्सो स्पोर्ट्स न्यूज। तो 2024 एशिया ओशिनिक चैंपियनशिप में जापान में भारतीय राष्ट्रीय अल्टीमेट फ्रिस्बी टीम ने रजत पदक जीता है। तो बेसिकली हम सबको पता है एशियन ओशियानिक बीच अल्टीमेट चैंपियनशिप जो कहां पर कंडक्ट की गई है, जापान में कंडक्ट की गई है, और जिसमें भारत ने फाइनल में फिलीपीन से 9-12 के स्कोर से हार गई भारतीय टीम, और उसके बाद उन्हें क्या मिला है, यहाँ पर सिल्वर मेडल मिला है। यह एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है क्योंकि टीम पहली बार फाइनल में पहुंची। टूर्नामेंट में एशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 16 टीमें शामिल थी। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट डेज न्यूज। तो सबसे पहली है अंतर्राष्ट्रीय घृणा भाषा विरोधी दिवस, जो कब सेलिब्रेट किया गया, हेट स्पीच के अगेंस्ट डे, तो 18 जून को। तो ये संयुक्त राष्ट्र का घृणा भाषा का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल विश्व भर में कब मनाया जाता है, 18 जून को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य मुख्य क्या है, घृणास्पद भाषण का मुकाबला करने में अंतर धार्मिक और अंतर सांस्कृतिक संवाद और सहिष्णुता को बढ़ावा देना। 18 जून 2024 को घृणा भाषा का मुकाबला करने के लिए तीसरे अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 2024 के घृणा भाषण का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस का विषय है घृणा भाषा का मुकाबला करने और उससे संबंधित करने के लिए युवाओं की शक्ति। तो यहाँ पे थीम याद रखनी है और आपको याद रखना है कि ये कब सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट है सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे 2024। तो 18 जून को ही दुनिया भर में गैस्ट्रोनॉमी मतलब जो भोजन बनाने की कला है उसको बढ़ाने के लिए, उसके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र के थ्रू ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन विच इज यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, और संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन विच इज यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इस दिन को वार्षिक मनाया जाता है। गैस्ट्रोनोमी को वैश्विक प्राकृतिक और सांस्कृतिक विविधता से जुड़े एक सांस्कृतिक अभिव्यक्ति के रूप में मान्यता देता है। पहला सतत पाक कला दिवस 18 जून 2017 को मनाया गया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डे में ऑस्टिक्स प्राइड डे। तो कब मनाया जाता है ये ऑस्टिक्स प्राइड डे, ऑटिस्टिक प्राइड डे 18 जून 2024 को। तो ये जो ऑटिस्टिक प्राइड डे है हर साल 18 जून को विश्व भर में सेलिब्रेट किया जाता है ताकि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर विच इज ASD, जो एक न्यूरोलॉजिकल और डिसऑर्डर है जिसको विकासात्मक विकार के नाम से भी जाना जाता है, इसके बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाई जा सके और इस बीमारी के इलाज के लिए अवेयरनेस और मेडिकल साइंस को क्रिएट किया जा सके। तो इस वर्ष 2024 ऑटिस्टिक प्राइड डे की 20वीं वर्षगांठ है। 2024 के ऑटिस्टिक प्राइड डे का विषय नकाब उतारना है। दिन को इंद्रधनुष अनंत प्रतीक द्वारा दर्शाया गया है जो न्यूरो डायवर्सिटी और गर्व आंदोलन का भी प्रतिनिधित्व करता है। क्लियर। तो ऑटिस्टिक डे प्राइड डे 18 जून। नेक्स्ट इंटरनेशनल पिकनिक डे, ये भी हम कब सेलिब्रेट करते हैं, 18 जून को सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल पिकनिक डे। इसका उद्देश्य है बेसिकली सेलिब्रेट किया जाता है फॉर ब्यूटी ऑफ नेचर, स्ट्रेंथ, फैमिली बॉन्ड, प्रमोट एंड एक्टिव लाइफस्टाइल एंड फोस्टर अ सेंस ऑफ टुगेदरनेस, ताकि सक्रिय जीवन शैली को बढ़ाया जा सके। शब्द ये जो पिकनिक है ये फ्रेंच शब्द पिकनिक से उत्पन्न हुआ है, एक बहुत ही अनौपचारिक भोजन जो खुले में खाया जाता है। तो पिकनिक का मतलब क्या होता है, अनौपचारिक भोजन जो खुले में खाया जाता है। 2009 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने लिस्बन पुर्तगाल में आयोजित सबसे बड़े पिकनिक को मान्यता दी जिसमें 20,000 से अधिक लोग शामिल हुए थे। क्लियर।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेज में अगर हम बात करें तो 2024 में संघर्ष में यौन हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, द एलिमिनेशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस इन कॉन्फ्लिक्ट इंटरनेशनल डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? 19 जून को ये मनाया जाता है। तो युद्ध और संघर्षों के दौरान यौन हिंसा के बारे में जागरूकता बढ़ाना इस दिन का उद्देश्य है। इस भयानक अपराध को रोकने के तरीके पर ध्यान केंद्रित करता है। संघर्ष क्षेत्रों में यौन हिंसा को संबोधित करने और समाप्त करने के वैश्विक प्रयास को यह पालन और उजागर करता है। क्लियर। नेक्स्ट है अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशन न्यूज। तो यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजी ने अभी ब्रिटिश एक्टर हैं थो जेम्स, उसको अपॉइंट किया है अपना ग्लोबल गुडविल एम्बेसडर। तो वैश्विक संभावना राजदूत किसने? यूएनएचसीआर ने किसको अपॉइंट किया है? थियो जेम्स को अभी क्या किया है? अपॉइंट किया है। थियो जेम्स 2016 से इस ऑर्गेनाइजेशन के उच्च प्रोफाइल समर्थक रहे हैं, जो फील्ड विजिट, धन उगाने वाले कार्यक्रमों और अभियानों में अपनी आवाज देकर उनके काम का समर्थन कर रहे हैं। वे 2016 में ग्रीस में अपने पहले यूएनएचसीआर फील्ड मिशन पर गए थे ताकि यूएनएचसीआर के काम और शरणार्थियों स्थिति के बारे में लोग जान सकें। उसके साथ साथ 2019 में उन्होंने यूएनएचसीआर के उच्च स्तरीय खंड पर राज्यहीनता के लिए एक वीडियो में भी अपनी आवाज दी थी, जो राज्यहीनता समाप्त करने के लिए #IBelong अभियान के तहत राज्यहीनता से लड़ने के वैश्विक प्रयासों को भी उजागर करती है। समिट एंड कॉन्फ्रेंस। तो 2024 में बोन जलवायु सम्मेलन कहां पर संपन्न हुआ? जर्मनी में संपन्न हुआ। तो बोन जर्मनी में मध्य वर्षीय जलवायु चर्चाएं हाल ही में समाप्त हुई। सम्मेलन में समिति प्रगति देखी गई, जिसमें आगामी COP29 शिखर सम्मेलन के लिए भी चिंताएं बताई गई हैं। COP29 की अगर मैं बात करूं तो इस बार कहां पर कंडक्ट किया जाएगा? ये बाकू अजरबैजान में आयोजित किया जाएगा। आलोचकों ने वैश्विक जलवायु कार्रवाई के लिए आगे की चुनौतीपूर्ण राह को भी उजागर किया है। तो याद रखना है 2024 बोन जलवायु सम्मेलन बोन जर्मनी में संपन्न हुआ और COP29 कहां पर होगा? अजरबैजान में। Our next news is awards and recognition news. So basically एक महाराष्ट्र के किसान है सिद्धेश शाकोर, जिनको अभी यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन जिसे UNCDD के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने सिद्धेश शाकोर को लैंड हीरो के रूप में नामांकित किया है। तो शाकोर को 9 अन्य लोगों के साथ भूमि पुनः स्थापन, सूखे के प्रति सहनशीलता बढ़ाने और सतत कृषि व्यवसायों के विकास के लिए उनके कार्य के लिए मान्यता दी गई है। कार्यक्रम ने इस बात पर प्रकाश डाला कि भूमि शरण दुनिया की 40% भूमि और लगभग 50% जनसंख्या को प्रभावित करता है, विशेष रूप से आदिवासी समुदाय और ग्रामीण परिवारों और छोटे किसानों को भी यह प्रभावित करता है। एक नया कार्यक्रम शुरू किया गया ताकि युवाओं को भूमि और सूखे के मुद्दे पर भविष्य के निर्णय निर्माता बनाने के लिए प्रशिक्षित किया जा सके, जिसका उद्देश्य दिसंबर 2024 में रियाद, सऊदी अरब में UNCCD के 16वें पार्टियों के सम्मेलन से पहले 30 से अधिक देशों के युवा वार्ताकर्ताओं को प्रशिक्षित करना है। तो नाम याद रखना, इंपॉर्टेंट नेम है सिद्धार्थ शाकोर, जिन्हें महाराष्ट्र के भारतीय किसान को UNCCD द्वारा लैंड हीरो नामांकित किया गया है। ओके, नेक्स्ट अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन। तो कोटकम आर्य वैद्यशाला ने P माधवन कुट्टी वारियर के मानद डायरेक्टर का जश्न मनाया है। तो P माधवन कुट्टी वारियर जो कोटकल आर्य वैद्यशाला के प्रबंधन न्यासी मुख्य चिकित्सक हैं, उनको मानक डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि प्राप्त की गई है। यह उपाधि किसके थ्रू दी गई है? यह उपाधि दी गई है केरला यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस के थ्रू। संस्थान ने इस महत्वपूर्ण उपलब्धि का जश्न मनाया। कोटकल आर्य वैद्यशाला एक प्रसिद्ध आयुर्वेदिक संस्थान भी है। नेक्स्ट, फिल्म निर्माता है विनोद गनात्रा, उनको नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो अभी विनोद गनात्रा को, जो एक प्रमुख बाल फिल्म निर्माता हैं, उनको नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय हैं। तो इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये नाम, क्योंकि ये पहले भारतीय बने हैं जिन्होंने नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। पुरस्कार को 7वें नेल्सन मंडेला चिल्ड फिल्म फेस्टिवल में प्रस्तुत किया गया। चिल्ड्रन फिल्म फेस्टिवल में गानात्रा को बच्चों के सिनेमा में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए भी पहचाना गया है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि पहली पर्सनैलिटी है इस तरह का कोई अवार्ड पाने वाली है।
नेक्स्ट है वन्यजीव फिल्म निर्माता है सुबैया नलुमुथु, उनको वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो सुबैया को जो एक प्रसिद्ध वन्यजीव फिल्म निर्माता है 18वां वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। उनके योगदान को गैर फीचर और वन्यजीव चित्र फिल्म निर्माण में मान्यता दी गई है। यह केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन द्वारा प्रस्तुत किया गया था। समारोह मुंबई महाराष्ट्र में 18वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में, मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में इसका इनॉग्रेशन किया गया। क्लियर? तो ये थे कुछ हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो हमने डिस्कस किए। नाउ लेट्स क्विक रिवाइज द सेशन थ्रू समरी। तो सबसे पहले हमने कुछ अंतर्राष्ट्रीय न्यूज देखी, जिसमें हमने देखा स्विस सम्मेलन में यूक्रेन घोषणा पर हस्ताक्षर करने से भारत ने मना कर दिया है। नेशनल न्यूज हमने देखा, जिसमें हमने देखा कि गवर्नमेंट ने जो DHIS है उसको बढ़ा दिया है हेल्थ रिकॉर्ड को 2025 तक के लिए। स्टेट गवर्नमेंट में हमने देखा कि असम सेक्रेटेरिएट पहला इको फ्रेंडली स्टेट गवर्नमेंट हेडक्वार्टर बन गया है और नालंदा यूनिवर्सिटी अभी बिहार में एस्टेब्लिश की गई है। बैंकिंग और फाइनेंस से हम बात करें तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ने फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया है, जो बीकानेर के राजस्थान के बीकानेर में 550 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट लग रहा है। उसके साथ साथ हमने देखा था कोऑपरेटिव, जो पूर्वांचल कोऑपरेटिव बैंक है यूपी का, उसका लाइसेंस रद्द कर दिया गया आरबीआई के थ्रू। फिच की हमने रेटिंग देखी थी, जिसने भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट प्रोजेक्ट किया है 7.2% फॉर 2025। धनलक्ष्मी बैंक के एमडी सीईओ अपॉइंट किए गए अजीत कुमार केके और आईएफसी ने अभी ब्रूकफील्ड में इन्वेस्टमेंट किया है। नेक्स्ट डिफेंस में हमने देखा था कि 156 लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर हेल्प प्रोवाइड करेगा किसको? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को। उसके साथ साथ यूक्रेन पहली कंट्री बन गई है लॉन्च करने वाली अनमैन्ड सिस्टम फोर्सेस। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हमने देखा था एमआईयू ने इसरो के साथ साझेदारी से GNSS रिसीवर स्थापित किया है। दिल्ली हवाई अड्डा पहला हवाई अड्डा बन गया है सेल्फ चेक इन सामान या पहली स्वयं सेवा तंत्र शुरू करने वाला। और ध्रुव स्पेस के थाईबोल्ट फर्स्ट और सेकंड जिनको छोड़ा गया था, उन्होंने 15,000 कक्षाएं पूरी कर ली हैं पृथ्वी की। खेल में हमने देखा था सुमित नागल से एटीपी चैलेंजर में वे उप विजेता रहे। विराट कोहली सबसे मूल्यवान ब्रांड एम्बेसडर है या ब्रांड सेलिब्रिटी ब्रांड है भारत की। और उसके साथ साथ भारतीय राष्ट्रीय अल्टीमेट फिस्बी टीम ने जापान में 2024 एशियन ओशियानिक चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है। इंपॉर्टेंट डेज में हमने घृणा भाषण का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, सतत गैस्ट्रोनॉमी दिवस, ऑस्ट्रियन प्राइड डे, अंतर्राष्ट्रीय पिकनिक दिवस और संघर्ष में यौन होने हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस जैसे इंपॉर्टेंट डेज देखे। अपॉइंटमेंट में हमने देखा यूएनएचसीआर ने अभी अपना सद्भावना राजदूत किसे अपॉइंट किया है? ब्रिटिश अभिनेता थियो जेम्स को। शिखर और सम्मेलन की अगर हम बात करें तो बोन जलवायु अभी बोन जर्मनी में कंडक्ट की गई। और उसके बाद हमने अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन से देखा तो महाराष्ट्र के किसान हैं बेसिकली सिद्धेश सोकेरो को, उनको लैंड हीरो नामांकित किया गया है बाय यूएनसीसीडी। कोट्टकल आर्य वैद्यशाला ने पी माधवकुट्टी वरियर के लिए मानक डॉक्टरेट का जश्न मनाया है, क्योंकि उन्हें अभी केरला की यूनिवर्सिटी के थ्रू डॉक्टरेट की उपाधि दी गई है। और विनोद गनात्रा को नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट दिया गया और ये ऐसा अवार्ड पाने वाले वो पहले भारतीय हैं। वन्यजीव फिल्म निर्माता सुबैया नलमुथु को वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। क्लियर? तो ये थे कुछ हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो हमने डिस्कस किए। आई होप यू लाइक दिस सेशन। थैंक यू।